हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री करवाए जाए और उसके बाद कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब मिलेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 4 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि इससे पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है, कैसे हम ABC फाइंड करते हैं, ठीक है ना, और कैसे हम समीकरण बना पाते हैं, जो कि आपकी स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई रहती थी, एक लिखा हुआ क्वेश्चन, उससे समीकरण कैसे बनता है, उन चीज़ों के बारे में देखा था। और साथ ही साथ हमने हल निकालने के बारे में देखा था कि भाई समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। ओके, तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं इस समीकरण, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको आलेखीय रूप मतलब ग्राफ पर दर्शाएंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो भाई ये चीज़ तो बिल्कुल आनी चाहिए। तो भाई साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है, हर चीज़ बिल्कुल मस्त तरीके से कंसेप्ट में आपको समझाया जाएगा। ओके, चलो भाई आते हैं। तो फिर यहाँ पर आते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि प्रश्न नंबर 9 है। इससे पहले के 8 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कंप्लीट करा था, और आज 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो भाई 9वां क्वेश्चन क्या है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं दो चरों वाले निम्नांकित रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। भाई यहाँ पर जो दो चरों वाला समीकरण है, इसका हमें ग्राफ खींचना है, यानी आलेख खींचना है। और वो कैसे होगा, तो इसके हल में पहले आते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या, यहाँ पर लिखा भाई हल हमने, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई समीकरण हमारे पास है 5x माइनस में y बराबर में 2। भाई ये चीज़ हमारे पास है, डन। अब इसमें क्या करो, इसके पहले हल निकले हैं कैसे, एक छोटा सा बॉक्स बना के। तो बॉक्स बनाया हमने, और इसमें याद रखना आप 3 हल निकालना। 3 हल क्यों निकाले भाई आंसर कैसे निकलेगा, 3 हल ही क्यों निकाले, 4 क्यों ना निकाले, 2 क्यों ना निकाले। तो भाई मैं आपको बताऊं कि आप 2 निकालोगे तब भी आपका आंसर निकल सकता है, 3 निकालोगे तब भी निकल सकता है, 4 निकालो तब भी निकल सकता है। अब बोलोगे सर फिर 2 ही निकाले ना, क्यों 3-4 पे जाएं, क्यों जाएं? तो भाई कम से कम 3 तो आप निकाल लेना। वो क्यों? क्योंकि जब 2 निकलता है तो आपका आंसर चेक नहीं हो पाता कि आप क्या पता आपने कुछ गलती करी हो। लेकिन जैसे ही आप 3 करते हो और तीनों अगर आपका बन जाता है ग्राफ, इसका मतलब वो सही ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वो कैसे, तो भाई ग्राफ खींचेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले तो हम इस बॉक्स को भरते हैं, और वो कैसे भरा जाएगा, तो भाई मैं क्या करता हूँ, इस y जब भी कोई अकेला दिख जाए उसको साइड में कर दो। साइड में कैसे करेंगे, तो भाई ये 5x है, इस 2 को इधर लाया -2, और इस y को इधर लेके चले गए, भाई ये y आ गया। चलो भाई ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो इसके अंदर हम मान रखेंगे तो, और वहां से बॉक्स बन सकता है बहुत प्यार से। वो कैसे, तो भाई मैंने माना x का मान, x अगर मैंने 0 मान लिया, ठीक है। अगर x को 0 मान लिया जाए तो क्या होगा भाई, ये आएगा 5 गुने में 0 -2 बराबर में y, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये तो 0 हो गया, और -2 बराबर में y आ गया। यानी अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y -2 आएगा। चलो भाई पहली चीज़ तो हो गई। उसके बाद मान लो मैंने 1 मान लिया, x बराबर 1 मान लिया, तो क्या होगा 5 गुने में 1, ये भाई माना है ये भी, ठीक है। 5 गुने में 1 माइनस में 2 बराबर में y, और 5 कम 5 होगा, और 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये y का मान जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी अगर मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आ गया है। चलो भाई ये भी बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। अब और क्या रखें हम, तो मैं यहाँ पर अगर x का मान 2 रखता हूँ, भाई माना x का मान 2 है, ठीक है। x का मान 2 रखे तो यहाँ क्या आएगा, तो 5 गुने में 2 माइनस में 2 बराबर में y है, भाई ये होगा 5 गुने में 2 -2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में 2 गया 8, यानी y का मान 8 आ चुका है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि x का मान 2 रखा तो ये 8 आ रहा है, डन। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया, जो कि इस समीकरण का है, जो कि मैंने लिखा 5x माइनस y बराबर में 2, इसका बॉक्स है, डन। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ पेपर पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई क्या है, 5x माइनस y, और क्या है भाई बराबर 2, ये था हमारे पास। इसका हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बना दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर भाई तीनों हम नाम लिखते हैं भाई, x और y, और यहाँ पर रखा 0 -2 1 और 3 2 और 8। भाई ये चीज़ हमने निकाली थी, अभी वो निकाल लिया। अब मैं बनाता हूँ ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनता है पहले वो एकदम बारीकियों से समझिए आप, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसमें होते हैं 2 अक्ष होते हैं,
यहाँ पर ये लिखा हमने y अक्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं तो ये आ गया हमारे पास x अक्ष। भाई ये हमारे पास x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, दो चीजें हो गई, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें पहले तो एरो लगाना है दोनों तरफ, हर जगह साइड एरो लगेगा, क्योंकि ये जो होती है वो एक तरह की रेखा होती है जो बढ़ती जाती है, इधर ही बढ़ रहा है, उधर ही बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है x। ये हो गया x, ये x हो गया, ठीक है, x डैश कहेंगे इसे। ऊपर ये आएगा, ये y आएगा और ये y आएगा, y डैश हो गया, ठीक है। और इसके अंदर गिनतियां कैसे होती है, तो भाई जहां पर x लिखा है वो पॉजिटिव साइड है, जहां x डैश लिखा है वो नेगेटिव साइड है, जहां y लिखा है मतलब ऊपर ये पॉजिटिव है और नीचे y डैश है तो ये नेगेटिव है, ये ऐसे रहेगा। और ये इनकी पोजीशन ऐसे ही रहती है, आप इनको मान भी नहीं सकते अलग अलग, ठीक है, यानी हम हमेशा ऐसे ही मानेंगे इसे, ये x ऐसे होगा और y ऐसे होगा। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गया, इसे कहा जाता है मूल बिंदु, जो कि होता है 0 0 होता है, भाई ये 0 0 होता है। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। इसके बाद यहाँ देखें तो ये 1 आएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 और 10, भाई ये लिख दिया हमने। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर -1 आ रहा है, -2 -3, ठीक है, -4 -5 ये आ गया। इस साइड की बात क्या ऊपर माइनस में होगा, भाई अभी मैंने बताया कि ऊपर माइनस में नहीं होगा, मतलब ऊपर माइनस में नहीं होगा, यानी हम इसके माइनस को सबको यहाँ पर हटाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो भाई लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो भाई मैंने बताया अभी जस्ट कि y डैश या x डैश, जहां पर डैश आता है, ये जो ऊपर डंडी सी है मतलब डैश आता है, उसका मतलब वो चीज नेगेटिव में होता है, यानी इसमें लेफ्ट साइड में जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से जाएगा। इधर की बात करें तो ये भी माइनस में जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 और -5, भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। डन। अब इसके बाद इसमें क्या देख रहे हैं भाई, जो भी इसके मान है उसको यहाँ पर रखेंगे, और कैसे रखेंगे वो देखिए। जैसे कि आपने तीसरे चैप्टर में देखा था कि हम इसमें निर्देशांक को कैसे रखते हैं, कोई भी निर्देशांक होता है उसको हम ग्राफ पर कैसे रखते हैं, वो तीसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में करवाया भी था। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, x का मान 0 और y का मान -2 है, उसको यहाँ पर रखेंगे। तो भाई x का मान 0, यानी x में कहाँ बढ़ रहे हैं, तो x में बढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि x का मान 0 है, भाई कुछ बढ़े ही नहीं हम, ठीक है। y -2 मतलब y कहाँ जाएंगे, तो y नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि ये चीज़ आ गया हमारा -2 पर बिंदु, ये एक बिंदु आ चुका है, ठीक है, जो कि ये वाला है। दूसरे वाले की बात करें तो x 1 है और y 3 है, यानी x पर कितना बढ़े, 1 बढ़े, और y पर कितना बढ़े, तो 3 बढ़ गए, तो यहाँ 3 बढ़ गए, भाई ये चीज़ आ गया, y पर 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, y का मान 8 तक जा रखा है, तो भाई 8 तक मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसे, यानी ये रेखा थोड़ी छोटी पड़ गई हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एरो को हम बढ़ा सकते हैं। तो भाई 5 6 7 8 ये पूरा ऊपर तक जाएगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊपर तक पूरा चला गया, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, भाई यहाँ तक 8 आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया भाई, भाई यहाँ देख लीजिए भाई, ये पहले आ गया था इस पर पॉइंट, जिसका मैंने लिख दिया है, ये जो पॉइंट आया था x 0, ठीक है, और y -2, भाई इस तरह से पॉइंट लिखा है। भाई यहाँ क्या देखा भाई, x 0 है और y -2 है, वो हमने लिख दिया, x 0 है और y -2। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, x 1 है और y 3 है, तो हमने यहाँ पर देखा भाई x 1 है और y 3 है, ये हमारे पास आ गया, मतलब x को 1 और y को 3 रखा। और याद रखना हमेशा जब भी हम ये निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x और बाद में y होता है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। भाई ये 0 है और -2, क्यों भाई, x का मान 0 है और y का मान -2 है, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x 2 है और y 8 है, तो x 2 है और y 8 है, मतलब बिंदु यहाँ जाएगा, भाई ये बिंदु यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, जिसका मान हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 और 8 लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है, 2 और 8 आ गया। ओके, अब इसमें देखते हैं, देखो एक चीज़, अब मैंने कहा था 3 बिंदु के लिए, 3 बिंदु के लिए क्यों कहा था, क्योंकि अगर 2 बिंदु होता, ठीक है, और आप गलती से इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते तो भाई दोनों से आप टेढ़ी लाइन खींच देते, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर किसी भी एक बिंदु को आपने गलत लिखे हो तो वो सीधी एक रेखा में आएगा ही नहीं,
और अगर एक ही रेखा में तीनों बिंदु आते हैं इसका मतलब आपने सही किया है। ओके, यानी यहाँ से अगर आप 3 बिंदु लेते हो तो आपका आंसर भी चेक हो जाएगा और वो सही देखेंगे, चेक होगा मतलब वो सही भी आपका आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब इसको भाई यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ भाई कि तीनों एक ही में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा भाई, इससे स्टार्ट करते हैं। क्या तीनों एक ही में आ रहे हैं? तो भाई बिल्कुल तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अब तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तीनों एक ही लाइन पर आ गए मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या भाई, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, 1 मिनट, ये थोड़ा बढ़ाया, ये आर हो गया और यहाँ पर ये आर हो गया। ठीक है, यानी ये जो रेखा है वो इस समीकरण को दर्शा रही है, यानी इस समीकरण का नाम इसके साथ लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये जो समीकरण है वो किसकी है, तो 5x प्लस में माइनस में है, 5x माइनस में y बराबर में 2, इसकी समीकरण ये है और ये हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है ग्राफ के अंदर। पहले आप जब ग्राफ बनाओगे तो भाई x अक्ष और y अक्ष बनाया, और इसमें एक चीज़ याद रखना, जितने भी ये बराबर दे रखा है एक एक का गैप है, अगर एक एक का गैप लिया तो चारों तरफ सेम गैप रहेगा। अगर आप यहाँ 10 20 30 लिखते हो तो सब जगह इधर भी 10 20 30, इधर भी आएगा, यानी ये जो गैप होगा वो हर जगह बराबर होना चाहिए। डन, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे ही आप ये अक्ष खींचोगे तो उसमें एरो भी लगाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कोई बिंदु भी आते हैं, जैसे इसके बिंदु आए, उस बिंदु को जब लिखोगे उसके निर्देशांक लिखोगे तो उसमें पहले x फिर बाद में y आएगा, तीनों में वही है। अब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आएंगे तभी आपका सही होगा, और जो रेखा खींचोगे उसमें भी एरो लगाना कंपलसरी है। इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो आपके मार्क्स काटेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो रेखा खींचेगी उस पर इसका समीकरण भी लिखना है और तब जाके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज निकाली थी और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके के। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या रखा है, रैखिक समीकरण हमारे पास ये है और इसका भी आलेख खींचना है। भाई इसका भी आलेख खींचना है, तो पहला काम है इसके बॉक्सेस बनाना, उसके बाद बाकी आगे की कहानी पढ़ेंगे। भाई क्या है, पहले तो आलेख ही खींच लेते हैं। तो पहले आलेख खींचते तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर मैंने हल लिखा, समीकरण है 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है। ठीक है, यहाँ से 2x मैंने यहीं रखा, इस 11 को यहाँ रखा, 3y को दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने x रखा और 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आ गया, 11 माइनस 3y बटे में 2 आ गया। चलो भाई इतनी बात तो आ गई हमारे पास। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये जब भी y का मान यहाँ पर रखो तो x का मान कभी पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में जब भी वैल्यूज आती है तो उस कंडीशन में हमें उसको ग्राफ में दर्शाने में थोड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। ठीक है, तो वैसा गलत तो नहीं होता लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी ग्राफ में दर्शाने में, और वहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आप पॉइंट में मत लेना, पूरा देखना कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, मैं इसको हल करता हूँ तो भाई पहले करते हैं माना। भाई क्या माने, भाई माना अगर मैं y को 0 मान लेता तो 0 मानते ही क्या होता है, 11 माइनस 0 11 ही होता। 11 बटे 2 क्या कटता, तो नहीं कटता। तो भाई 0 मानने में भाई 5.5 मतलब कट नहीं रहा, वो 11 बटे 2 तो नहीं प्रॉपर कट रहा। तो हम 1 मानते हैं, भाई y का मान 1 मानते हैं, तो क्या हो रहा है 11 माइनस में 3 गुने में 1 बटे में 2। अब 11 में से 3 एकम 3 मतलब 3 गया, 11 में से 3 गया तो क्या बचा 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई 8 बटे 2। ठीक है, और इसको काट दिया, ये 4 आ गया, यानी हम कह सकते हैं x का मान 4 आ गया। ठीक है भाई, x का मान 4 आ गया। डन, उसके बाद क्या है नेक्स्ट में, उसके बाद की बात करते हैं हम। y का मान देखो 2 रखेंगे तब भी 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 2 ना रख के 3 रखते हैं। तो हम रखते हैं भाई क्या, y का मान क्या रखा भाई 3 रखा, तो 3 रखते हैं। x का मान आ रहा है 11 माइनस में 3 गुने में 3 बटे में 2 आ रहा है, और इसको लिख सकते हैं 11 माइनस में 9 बटे में 2 आ रहा है, जो कि आ गया 2 बटे में 2, और ये कट के 1 आ गया। ठीक है भाई, 1 आ गया। डन, तो x का मान 1 आ चुका है। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं y बराबर में कुछ लेते हैं आगे, और क्या कितने वैल्यूज हो गए, 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे कि मैं यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ जिसमें हम इसको फिल करते जाते हैं, और मैंने बताया था कि 3 पॉइंट लेने हैं, याद रखना, x और y, जिससे कि आपकी गलतियां ना हो। और जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, एकदम 100% भरोसा हो जाए कि भाई मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, तब आप 2 भी कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर x 4 है, y 1 है, मतलब लिखा मैंने x 4 रखा, y 1 आ गया, और y 3 रखा तो भाई x 1 आ गया।
भाई ये चीज़ हो गई है। ओके, अब क्या रखें, तो भाई y का मान हम रख देते हैं कितना, तो भाई अब रखते हैं 4 रख देते हैं, तो x का मान कितना होगा, तो भाई 4 तो नहीं रख सकते, 4 जैसे हो गए, 4 या 12 होगा, और 11 में से 12 गया तो -1 बचेगा, और -1/2 तो पॉइंट में आ जाएगा। भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो 4 की जगह हम 5 रख देते हैं। ठीक है भाई, 5 रखते हैं, 5 या 15 होगा, मतलब 11 माइनस में 15/2 है, और इसे लिख सकते हैं -6/2, और इसको काटेंगे तो ये 3 आ रहा है माइनस का, यानी x का मान कितना आ गया, -3 आ गया। यानी अगर मैं इसमें कहता हूँ y का मान 5 रखा तो x का मान -3 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इस पे समीकरण लिख दिए मैंने 2x प्लस में 3y और बराबर में 11। भाई ये चीज़ आ चुका है। ओके, अब इसको हम ग्राफ में आते हैं, तो ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ में मैंने पहले लिखा भाई 2x प्लस में 3y बराबर 11, तो लिखा भाई 2x प्लस में 3y और बराबर में 11 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये x है और ये y है। चलो भाई ठीक है, x और y आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, x और y क्या क्या है, 4 1 1 3 और -3 5, 4 1 1 3 और -1 3 है, -3 और 5 है। भाई ये पॉइंट है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा y और x अक्ष लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया भाई हमने, एक मिनट, ये हमने यहाँ पे बना दिया, और इस पर हम एरो भी बनाएंगे। भाई एरो बनाना भी जरूरी है, एक मिनट। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग्स डालते हैं, जो कि 1 आता है, 2 आता है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो भाई 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6। इधर जाएंगे तो भाई -1 -2 और -3। इधर की बात करें तो भाई -1 -2 और -3। भाई ये चीज़ हमने लिख दिया टोटल, डन। अब इसके बाद इसमें देखेंगे भाई क्या x था क्या y था, तो इस साइड होता है x डैश, इस साइड होता है x, इस साइड होता है y और इस साइड होता है y डैश। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गया, डन। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई, जो भी इसके मान है उसको यहाँ पर रखेंगे। मान क्या है इसका, तो भाई हमने यहाँ पर देखा कि भाई x का मान 4 है और y का मान 1 है, यानी हम देख रहे हैं यहाँ से x पर 4 चलें और y पर ऊपर 1 चलेंगे, क्योंकि +1 है तो ऊपर तो +1 है। तो यहाँ पे x का मान 4 है तो 4 तक है, ऊपर 1, मतलब ये बिंदु आएगा। ठीक है भाई, इसको हमने लिख दिया भाई 4 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट कितना है, तो x 1 है और y 3 है, यानी x पर तो 1 चले और y पर हमें 3 चलना पड़ा, मतलब ऊपर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, जो कि कितना है भाई, x 1 है और y 3 है, ये आ गया हमारे पास। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें तो x -3 है और y 5 है, तो भाई x पर गए -3 और y पर गए 5, मतलब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये बिंदु आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई -3 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या तीनों एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो भाई इसको भी चेक कर लेते हैं, भाई तीनों एक ही रेखा पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा, तो इस बिंदु से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो भाई ये देख लीजिए, भाई एक ही बिंदु पर तो नहीं आ रहे, भाई ये तो गड़बड़ लग रही है। तो अब इसको चेक करते हैं कहाँ गलती है। ठीक है, कहाँ गलती है और कौन सी वाली में गलती है। तो यहाँ हमने देखा भाई 1 3 x 1 था और y 3 है, ये भी ठीक लिखा है हमने, और वहाँ पर x 4 है और x 4 है और y 1, वो भी हमने ठीक लिखा है, और x का मान -3 है और y का मान 5, ये भी ठीक लिखा है। यानी यहाँ पर गलती कहाँ है, तो गलती की बात करें तो भाई इसमें कहीं हो सकती है फिर गलती। यहाँ पर देखो, इसमें चेक करना है, चेक कैसे करना है, तो भाई यहाँ पर देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको इसको चेक करने का तरीका। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है और ग्राफ में गलती आपको मिल रही है और आपको पता नहीं गलती कहाँ पर, तो ये कंडीशन आपको करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर देखा भाई 4 मैंने यहाँ रखा, तो 2 गुने में 4 प्लस में 3 गुने में 1, क्या ये 11 के बराबर है, तो 4 दूनी 8 3 11, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर रखा 2 गुने में 1 3 गुने में 3, क्या ये 11 के बराबर है, तो 2 एकम 2 3 3 9 9 2 11 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ की बात करें भाई -3 रखा x की जगह, तो 2 गुने में -3 और प्लस में 3 गुने में 5, भाई कितना है, 3 दूनी 6 5 या 15, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई, यहाँ पर देखो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। यानी गड़बड़ कहाँ हो रही है, तो यहाँ गड़बड़ हो रही है।
ठीक है, ये गड़बड़ वाली बात है। यानी कि अब आप समझ सकते हो, अगर आपसे कभी भी फ्यूचर में गलती होती है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर कैसे गलती है, तो यहाँ देखिए भाई 11 में से -15 गया तो कितना बचा, कितना आया ये, तो भाई ये आ रहा है आपका -4 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें -4 लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या चीज़ है हमने देखा, -4/2 हो गया। डन, ये चीज़ हो चुका है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4 आ गया, और ये कह सकते हैं भाई -2 आ चुका है, और x का मान -2 है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये -2 आ गया है। और इसके ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे अब ग्राफ में आते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, और ये सिचुएशन अब गड़बड़ हुई है तो इसको हम इरेज करेंगे भाई, इसको मिटाएंगे। और अब क्या आ रहा है भाई, ये आ गया है -2। ठीक है, अब -2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आ गया ये कितना, इसलिए आएगा हमारा -2, और इसको मैंने यहाँ पर लिखा तो -2 के अकॉर्डिंग x -2 है और y 5 है, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए क्या चीज़ है, अब इसको जब मैं मिलाऊंगा, जिसको मैं पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है -2 और 5 है। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को जब मिलाया जाए तो क्या बनेगा, तो भाई यहाँ देखा हमने तो। अब बताइए क्या तीनों एक ही रेखा पर आ रहे हैं, देखो भाई क्या तीनों एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से कंडीशन को सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसमें देखोगे भाई कहाँ गलती है और कहाँ नहीं गलती है, इस तरह से फाइंड करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा और ये लिखा, और इसके बाद क्या करना होता था भाई, तो हमने पहले तो ये समीकरण, मतलब समीकरण से एक रेखा खींची है, और इस रेखा पर समीकरण का नाम भी लिखना है, मतलब समीकरण को भी लिखना है। तो जो कि मैंने लिख दिया भाई 2x + 3y बराबर में 11। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो यहां से हमने देखा भाई इसका ग्राफ तो हमने बना दिया है। अब देखो क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या चीजें बची थी हमारे पास। तो हमें पहले कहा था आलेख खींचिए, और ये चीज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, उसके बाद कहा इस आलेख से पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना है, x = 7 और x = -5 के लिए y का मान ज्ञात करना है। अब देखो सिचुएशन क्या है, यहां पर देखो, अभी यहां पर आप देख सकते हो भाई क्या है, x का एक मिनट x का मान 7 की बात करें तो यहाँ पर x 7 कहाँ पर है, तो x अगर 7 रहेगा तो y कहाँ रहेगा, तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ से आप देखते हो x 7 है, तो ये 7 पे बिंदु यहाँ पर आ रहा है। भैया हम देख पा रहे हैं x का मान 7 है तो y का मान कितना आ रहा है, तो भाई -1 आ रहा है, -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब x = 7 है तो उस कंडीशन में y, तब लिखेंगे तब y बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। उसके बाद और पूछा हुआ है भाई जब, और क्या पूछा हुआ है, अब पूछा है भाई x का मान -5 है तब y का मान क्या है, तो भाई x का मान -5 की बात करें, x का मान -5, और -5 के लिए हमने उतनी लंबी ग्राफ यहाँ पे बनाया नहीं है, कोई बात नहीं। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, जब इस रेखा को यहाँ पर बढ़ाया जाए, एक मिनट, ठीक है, मान लो यहाँ तक मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये गया, ये आ गया -4 और ये -5 आ गया। ठीक है, और ये -6 है, ये -7 है, और यहाँ पर मैंने इसको इरेज करके लिख दिया ये। ठीक है, इसने कहा था भाई जब x का मान कितना है, -5 है, जब भाई x का मान है -5, उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं x का मान -5, इस पे ऊपर जाएंगे तो ये बिंदु लगभग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये बिंदु क्या है, तो 6 1 7 7 पे आ रहा है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर देखा x का मान जैसे -5 है तो y का मान कितना आ रहा है, तो y का मान आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, ये दो आंसर इसके बिल्कुल आ चुके हैं कि x का मान -5 है तो y का मान 7 आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है, ये दो चीज़ कही थी, और ये हमारा a पार्ट था। ठीक है, और ये b पार्ट था, और दोनों हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं भाई थर्ड पार्ट, मतलब सी बिंदु में क्या कर रहा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर इस समीकरण का आलेख x तथा y अक्ष को काटता है। भाई x तथा y अक्ष को काटने वाला बिंदु क्या है, तो भाई ये x अक्ष को यहां पर काट रहा है। ठीक है, और y अक्ष को यहां पर काट रहा है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जब वो x अक्ष को काटेगा, याद रखना जब वो x अक्ष को काटेगा तो उस कंडीशन में y 0 होगा। ठीक है, जब भी x अक्ष को काटेगा तो y 0 होगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारे पास शुरू में यहाँ पर था, ये आ रखा है, ये जो सिचुएशन हमने यहाँ पर ये ले रखी थी, तो यहाँ पर y का मान 0 को रख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई, यहीं पर लिख लेते हैं, x बराबर में क्या था भाई, 11 - 3y/2 था। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ मैं,
या फिर इसको इतना ना लिखकर हम डायरेक्टली ही कर देते हैं। भाई इसने कहा है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये एक्स अक्ष को काट रहा है, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर एक्स कुछ होगा लेकिन वाई जीरो ही होगा, वाई जीरो ही होगा। तो भाई यहाँ पर मैं वाई जीरो रखता हूँ तो क्या हो रहा है, 2x प्लस में 3 गुने में 0 बराबर में 11 है। तो ये तो 0 हो गया, तो 2x कितना हो गया, 11 हो गया, और x का मान कितना हो गया, तो 11/2, और इसको हम काट रहे हैं तो 5.5 आ रहा है। भाई ये आ रहा है, ठीक है, 5.5 आ रहा है। क्या ये बीच में आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है। यानी हम इसमें क्या करेंगे, बिना सॉल्यूशन किए हुए ग्राफ देख के ही आंसर निकालना है, ठीक है। और मैंने ये सॉल्व करके भी दिखा दिया कि वही आ रहा है। तो वही चीजें यहां पर लिखेंगे सी वाले पार्ट के लिए। भाई एक्स अक्ष को काटने वाला बिंदु कितना आ रहा है वो, तो इस बिंदु की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है भाई, भाई कितना, ये इसको कह सकते हैं भाई एक्स पर यहाँ पर आ रहा है 5.5, यानी मैं लिख सकता हूँ 5.5 है और 0 है, यानी इसमें लिख दिया 5.5 और 0 लिख दिया, ठीक है भाई, ये आ गया। इधर की बात करें तो ये भी बिल्कुल बीच में है, मतलब x का मान यहाँ पर याद रखना y पे x 0 होता है, यानी इस बिंदु के लिए कहा जाए तो x 0 होगा, और y कितना है, तो 3 और 4 के बीच में, मतलब 3.5 होगा, ठीक है, 3.5, यानी इसमें लिख दिया वही। ये y अक्ष के लिए कहा जाए को काटने वाला बिंदु कितना होगा भाई, ये लिख दिया हमने 0 और 3.5, ठीक है, 0 और 3.5 यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने ए बी सी तीनों का आंसर निकाल दिया ग्राफ देखकर। तो इस क्वेश्चन में यही कहा था, ग्राफ देखकर सॉल्यूशन बताइए, और जो कि हमने यहाँ पर बता दिया, डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, जिसमें हम देख रहे हैं भाई, दिए गए आलेख के लिए समीकरण लिखिए। भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये एक आलेख दिख रही है। अब इसके लिए क्या करना है, हमें एक समीकरण लिखना है। चलो भाई ठीक है, समीकरण लिखेंगे, और इसमें क्या कहा गया है, ए ओ बी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखते हुए कैसे क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो भाई इसके समीकरण के लिए क्या दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है भाई, ये एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं ये भाई y अक्ष पर है, मतलब इस बिंदु के लिए हमें x पे मूवमेंट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ y पर ऊपर गए हैं, यानी कि x का मान 0 है और y का मान y कुछ होगा। चलो भाई ठीक है, और कुछ क्या, यहाँ पर तो 3 है तो हम डायरेक्टली 3 ही लिखेंगे। भाई हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो ये कितना है, तो यहाँ की बात करते हैं भाई x पे मूवमेंट हुई है कितनी, तो भाई -2 हुई है, ठीक है। और ऊपर इससे मतलब x अक्ष से ऊपर या नीचे तो नहीं गया, x अक्ष पर है, यानी कि यहाँ पर कहा जाए तो इसका y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ रहा है y 0 आ रहा है, डन। और जब भी आपको इसके समीकरण लिखना है, जैसे कि लिखा है दिए गए आलेख के लिए समीकरण लिखिए, जब भी आपको समीकरण लिखना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर हल, तो भाई आप क्या करना, x प्लस वाई बराबर में 1 लिख लिया पहले, तो ये कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो x पर कितना है, तो -2, तो भाई x के नीचे -2 लिखा, ठीक है। y पर कितना है, तो y पर हमें दे रखा है 3, तो भाई y के नीचे 3 लिखा, और ये समीकरण आपके सामने आ गई है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको अगर ढंग से लिखा जाए, मतलब कि एलसीएम लेके लिखा जाए तो -6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 को इधर गुना करेंगे 3x आएगा, -2 को इधर गुना करेंगे तो -2y आएगा, अब बराबर में कितना है 1 है, और इसको इधर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3x -2y और बराबर में -6। ये आगे हमारी समीकरण जो कि इस रेखा की है। तो इसने वही कहा है दिए गए आलेख के लिए समीकरण लिखी, तो इसके लिए हमने समीकरण ये लिख दिया, डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें बताऊंगा, चेक करके देख लें क्या ये सही है। तो हमने यहाँ पर देखा भाई x का मान अगर मैं -2 रखता हूँ, x का मान अगर हम -2 रखें तो क्या आएगा, 3 गुने में -2y बराबर में -6 आ रहा है, ठीक है भाई। ये कितना आएगा, ये -6 आएगा, और ये -2y आएगा, बराबर में -6 है, इससे ये कट गया, मतलब 0 हो गया, और y का मान 0 आ गया, ठीक है। क्या ये पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, -2 और 0, तो बिल्कुल ठीक है। यानी हम कह सकते हैं हमारी जो ये समीकरण आई है, ये बिल्कुल सही समीकरण आई है, और ये आंसर है, ठीक है भाई। चलो ये इतना आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर आपने क्या सीखा भाई, समीकरण कैसे निकालते हैं, और वो भी इसमें कैसे, जब ये एक दूसरे x को भी और y को दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, अगर वो बिंदु हमें पता है तो उस कंडीशन में हम उसके समीकरण निकाल सकते हैं। करना ही क्या है भाई, x के नीचे x का मान, y के नीचे y का नाम, बराबर में 1, बस डन, ठीक है। चलो भाई आ गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या चीज होगा। उसके बाद की बात करें तो भाई हमें निकालना है ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल
ये कैसे निकाला जाएगा? तो क्षेत्रफल की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये वाला तो ओरिजिन जिसे ओ कहते हैं, जो मूल बिंदु होता है, ठीक है भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ 1/2 गुने में आधार, इसका आधार कितना है? तो भाई ये इसका आधार है, जो कि कितना है भाई? ओ बी को लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और गुने में क्या होता है? ऊंचाई होती है, और ऊंचाई क्या है? ये ओ ए है, और इसमें कितना है? तो भाई ए 1 2 3 ओ ए है, ठीक है। पहले तो ओ ए लिख देता हूँ मैं, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मैंने लिखा 1/2, चलो वो भी ठीक है। ओ बी की बात करें, ओ बी कितना है? तो यहाँ से काउंट करते हैं, गिनते हैं भाई 1 2। अब बोलोगे सर -2 लिखेंगे। याद रखना कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं आता, ओके। तो हम बस इसकी दूरी देख रहे हैं, और दूरी भी कभी नेगेटिव में नहीं आती। तो इस कंडीशन से यहाँ से 1 2 की दूरी है, चाहे वो नेगेटिव साइड में कोई बात नहीं, लेकिन +2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2। ऊंचाई की बात करें ओ ए की, तो कितना आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये 3 लिख देंगे, ठीक है भाई। ये 2 से 2 कट गया, और बचा कितना? सिर्फ 3। भाई ये 3 आ गया, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 अगर उसके साथ यूनिट नहीं है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे भाई, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया समीकरण कैसे बन रही है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा रहा है। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई किस तरीके का होगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 12, और इसमें हमें कहा जा रहा है क्या कि भाई एक टैक्सी पहले किलोमीटर के लिए तो 25 रुपये चार्ज लेती है, चलो भाई ठीक है। और कह रखा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 12 रुपये किराया लगता है। भाई इसने क्या कहा है? भाई इसने कहा है कि पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप जाते हो तो आपसे 25 रुपये चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आगे चलते जाते हो, मान लो 2 चल रहे हो तो क्या होगा भाई? दूसरे किलोमीटर के लिए कितना? 12 रुपये लेना होगा। यानी कि कहा जाए कि मान लो अगर आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो पहले इसमें पहले किलोमीटर के लिए आपको ले लिया, आपसे ले लिए 25 रुपये, और उसके बाद के 3 किलोमीटर के लिए क्या लिए? तो 3 गुने में क्या किराया है? 12 रुपये के हिसाब से इसको जोड़ा गया, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट लिया गया भाई। ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है, ठीक है भाई। अब इसने कहा यदि दूरी x किलोमीटर हो, यानी ये x किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूँ, ठीक है ना, और किराया y रुपये इसे टोटल देना पड़ रहा है, तो x और y में संबंधित रैखिक समीकरण लिखिए। भाई पहले तो रैखिक समीकरण लिखना है इसका, उसके बाद आलेख खींचिए, मतलब इसका ग्राफ भी खींचना है, और उसके बाद आलेख से 6 किलोमीटर के टैक्सी का किराया भी ज्ञात करना है। मतलब जो आलेख मिलेगा उसमें हम देखेंगे 6 के मान पर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो भाई पूरी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हल में। भाई हल की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है? तो भाई प्रति किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है? तो भाई यहाँ पर अच्छा पहले तो ये लिखते हैं भाई, पहले किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का भाई किराया, ठीक है भाई। पहले किलोमीटर का किराया जो है वो हमें दे रखा है ₹25, ठीक है भाई। 25 रुपये किराया दे दिया पहले किलोमीटर का। उसके बाद भाई प्रति किलोमीटर जो है, प्रति किलोमीटर का किराया भाई वो कितना दे रखा है भाई? इसकी बात करें तो ये हमें दे रखा है भाई 12 रुपीज़ पर किलोमीटर दे रखा है भाई, 12 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया दे रखा है। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है कुल दूरी x दूरी ज्ञात करनी है। तो भाई x दूरी तक अगर उसे चलना है तो आपको पता है 1 किलोमीटर का तो 25 रुपये दे देगा पहले किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद भाई x किलोमीटर चलना है, उसमें से 1 किलोमीटर 25 रुपये दे दिया, बाकी बचा कितना? तो बचा है x - 1 भाई। x - 1 जो है वो 12 रुपये के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और टोटल पैसा कितना लगा है भाई? तो यहाँ भाई लिखा, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आई। जैसे कि यहाँ देख सकते हो मैंने कहा था 4 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर 25 रुपये, और 4 में से 1 गया तो 3 किलोमीटर यहाँ पर, यानी इसमें ये कैसे लिखा गया है भाई? 4 में से 1 घटा के लिखा गया है, ओके। यहाँ बात हो रही है कितनी? तो x किलोमीटर की बात हो रही है, तो हम x में से भी 1 को माइनस करेंगे, तो भाई x में से 1 माइनस करके लिखा। और टोटल प्राइस, टोटल पैसा कितना है? तो भाई y रुपीज़ लग रहा है, तो y हमने लिख दिया। डन। अब यहाँ देख सकते हैं एक तो हमारे पास रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिल चुका है, जिसमें हम इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिखें तो 12 को अंदर गुना करेंगे भाई, 25 + 12x - 12 बराबर में y। भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ देखेंगे भाई 25 में से 12 गया तो कितना बचा भाई? 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12x प्लस में 13 आ रहा है, ठीक है, और इक्वल टू में y है। इस y को उठा के इधर लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 12x माइनस में y प्लस में 13 बराबर में 0। भाई ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। ये y प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये समीकरण हमारे पास यहाँ आ चुकी है।
भाई ये समीकरण आ गए। अब इस समीकरण के आधार पर, जैसे इसने कहा था रैखिक समीकरण लिखिए, वो रैखिक समीकरण आ गया, मतलब यहां तक का आंसर तो निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है आलेख खींचिए। अब आलेख के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आलेख के लिए हमें इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। और बॉक्स की बात करें तो भाई मैंने ये समझाने के लिए लिखा था, इसको हटाते हैं साइड में। अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास y बराबर 12x प्लस में 13 लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाएंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया, और बॉक्स में जैसा मैंने बताया था कि हम इसमें 3 पॉइंट लेंगे, इसमें हम 3 पॉइंट लेंगे जो कि आ रहा है x और y, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई x और y आ रहा है, ठीक है। x और y जब आ रहा है तो यहाँ पर मैंने ये समीकरण जो लिखी मैं दोबारा से ले देता हूँ, y बराबर में 12x प्लस में 13, भाई ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। 12x प्लस में 13 आ रहा है। अब इसकी बात करें भाई 12x प्लस में 13 जो आ रहा है, यहाँ पर x का मान क्या रखें, तभी तो हमारा बॉक्स भर पाएगा। तो भाई x का मान कुछ भी रखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किससे करें भाई, हम करते हैं इसको स्टार्ट भाई -1 रख देते हैं। तो भाई हमने रखा x का मान -1, x का मान जैसे ही -1 रखा तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर में 12 गुने में -1 और प्लस में 13, भाई ये आ रहा है। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई 12 एकम 12 यानी -12 होगा और प्लस में 13 होगा, भाई ये हो रहा है 12 एकम 12 -12 हो गया प्लस में 13 हो गया, और 13 में से 12 गया तो क्या बचा भाई 1 बचा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 आ गया, डन। तो y का मान 1 आ चुका है। ओके चलो भाई ठीक है, y का मान 1 आ गया, यानी मैंने अगर -1 रखा है तो भाई 1 आ गया, ठीक है। अब कुछ और रखें तो भाई हम रखते हैं अब क्या 0 रख देते हैं। भाई अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 12 और ब्रैकेट में 0 प्लस में 13, भाई ये होगा, ठीक है। अब 12 को 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यानी यहाँ से देखा जाए y का मान कितना होगा, तो भाई 13 आ जाएगा, y का मान 13 आ चुका है। ओके चलो भाई ठीक है, y का मान 13 आ गया, और यहाँ से हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, 0 लिखा तो यहाँ 13 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करें, तो आगे की बात करते हैं भाई, और भी कुछ लिखते हैं, और क्या लिखें, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x का मान 2 लिख लेता हूँ, तो x का मान 2 लिखते ही क्या होगा, 2 क्यों, -2 लिखते हैं, थोड़ा सा कम आएगा यहाँ पे, ठीक है। -2 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके यहाँ पर अगर हम -2 लिखते हैं तो इस कंडीशन में y बराबर में 12 गुने में -2 और प्लस में 13, भाई ये आ गया। अब यहाँ पर देखा तो 12 दूनी 24 आ गया और प्लस में 13 है, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है -11, यानी अगर मैं रखता हूँ x का मान -2 तो फिर ये आ जाएगा कितना, -11 आ जाएगा, भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके चलो भाई ये बॉक्स हमारे पास आ चुका है, और इसका इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन तो हमारे पास थी 12x माइनस वाई प्लस में 13 बराबर में 0, भाई ये हमारे पास समीकरण थी। अब इस समीकरण के आधार पर हम बनाने वाले हैं इसका ग्राफ, और ग्राफ बनाते हैं भाई, क्योंकि इसने कहा है यहाँ पर आलेख खींचिए, और आलेख के लिए हमने ये बॉक्स बनाया है, तो भाई इसको भी बनाते हैं ग्राफ। तो इसके ग्राफ के लिए हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ की बात करते हैं, तो 1 मिनट, हाँ जी यहाँ की बात करते हैं भाई। पहले तो मैं इस बॉक्स को दोबारा से वहाँ लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास है 12x, 1 मिनट, हाँ जी 12x माइनस वाई प्लस में 13 बराबर में 0, ये दे रखा है। और इसका बॉक्स जो हमारे पास आ रखा है x और y, जिसमें हमने -1 रखा तो यहाँ पर कितना आया था भाई 1 आया था, 0 रखा तो 13 आया था, -2 रखा तो -11 आया है, ठीक है भाई। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, डन। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ के लिए यहाँ पर हमने बनाया ये चीज़ हमने बना दी यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है भाई ये होता है x अक्ष, और इधर लिखते हैं x डैश, ठीक है। ये होता है y अक्ष और जिसे कहते हैं y डैश, भाई ये चीज़ होता है, डन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके नंबरिंग लिखना शुरू करते हैं, जो कि क्या क्या चीज़ हो रहा है भाई। ये 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। x का मान कहाँ तक जा रहा है भाई, चलो x का मान तो इतना ही है। अच्छा y का मान एक्स्ट्रा है, देखो पता है क्या करना है, यहाँ पर आप इसमें देखो भाई किसका मान ज़्यादा है, तो इसमें y का मान ज़्यादा है, तो हमने y को छोटा ले लिया, तो मतलब इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब मुझे चाहिए y का मान 13 तक, यानी y को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो y को हम 13 तक लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 1 मिनट,
ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर ये एरो बनाया। अब देखो हमें ही जाना है कहाँ तक, तो हमें जाना है 13 तक, 13 तक, 11 तक जाना है, तो ये तो जा नहीं पाएगा, तो हम 2-2 का गैप ले लेते हैं। भाई 2-2 का गैप लेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है और ये 14 है। भाई ये ले लिया। नीचे की बात करें तो ये कितना आ रहा है भाई, -2, -4, -6, -8, और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, ये नीचे तक जाएगा ये, ठीक है, ये -10 और -12, भाई यहाँ तक चला गया। इधर की बात करते हैं तो यहाँ भी 2-2 का गैप होगा, 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। इधर की बात करें तो ये भी आएगा 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा, और 12 और 14 आएगा। ठीक है भाई, आपको पता है इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होता है भाई, ये साइन तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास, जिसमें हमने लिखा ये आ रहा है x, ये आ रहा है x', ये y और ये y' आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा ये 13 नहीं 14 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2-2 का गैप है तो सारे उस तरह से चलेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है भाई, ये x आपके पास मतलब ये पूरा बॉक्स बन चुका है यहाँ पे। अब इस बॉक्स के आधार पर हम यहाँ ग्राफ बनाने वाले हैं, तो कैसे बनेगा, तो भाई पहले पॉइंट देखा x -1 और +1 है। ठीक है, मतलब x -1 और y +1 है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो कैसे लिखा आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं x -1 है, इधर जाएगा और +1 ही, मतलब यहाँ बिंदु आएगा भाई, ये बिंदु आएगा जो कि क्या आ रहा है, -1 और +1 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देख रहे हैं x 0 है और y 13 है, x पर 0 गए भाई, x कहीं भी नहीं बढ़ा, और y पर 13, मतलब यहाँ बिंदु आएगा भाई, ये बिंदु आ गया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, x 0 है और y 13 है। ठीक है भाई, उसके बाद कहा x -2 है, यानी यहाँ से कहा जाए तो x यहाँ पर -2 है, और y कितना है, -11, मतलब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये बिंदु यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, ये बीच में आया है, ये इधर आया है और ये नीचे आया है, 3 बिंदु आ गए। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, x कितना है, -2 और y है 11 माइनस का। ठीक है भाई, ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों को देखते हैं, क्या ये एक ही रेखा पर है, क्या ये एक ही रेखा पर है, तो उसको यहाँ देखते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर बनाया, ये डॉट बनाया, और इसके बाद यहाँ से ये लेके गया और यहाँ से ये लेके गया। भाई तीनों एक ही रेखा में दिख रहे हैं, तो भाई बिल्कुल एक ही रेखा में दिख रहे हैं, तीनों एक ही रेखा पर दिख रहे हैं। अब इसको मैं आगे कर देता हूं, इस तरह से चल रहा है। ओके, तो चलो भाई यहां पर मैं इस पे भी लिख देता हूं, ये एरो बनाया और ये एरो बना दिया, ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो ये हमारा बना कैसे था, तो मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो भाई, इससे ये हमारे पास समीकरण बनी थी। जब 12 को हमने इससे गुना किया तो 12x - 12 बराबर में y आ रखा है। ठीक है, और इस y को उठा के इधर लेके आ गए, तो ये 13, 12x और इस तरह से चल रहा है। और यहाँ पर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा। और इसने क्वेश्चन में फाइनली कहा क्या था, 6 किलोमीटर के लिए पूछा था। तो फिलहाल तो हमारा ये ग्राफ बन के बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इस पर हमें बस ग्राफ का नाम लिखना है, जो नाम की मतलब जिस समीकरण से बना है उस समीकरण का नाम इस पर लिखाएगा। तो वो हम कहाँ पर लिखे भाई, कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक मिनट, यहीं पर लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है 12x माइनस में y। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 12x और माइनस में y प्लस 13 बराबर में 0। भाई ये चीज़ हमने लिख दी। इस तरह से लाइन के ऊपर ही हमें इसको लिखना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 किलोमीटर के लिए बताइए, 6 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पर हमें x का मान 6 रखना पड़ेगा। x क्या है आपका, x आपका किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर के लिए इसने रुपीज़ पूछा है, पैसे पूछे, किराया पूछा है, तो हम यहाँ पर x का मान 6 रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, जब x बराबर 6 है, जब x बराबर 6 होगा तो उस कंडीशन में y कितना होगा, तो भाई इस x की जगह 6 लिखा, 12 गुने में 6 माइनस y प्लस में 13 बराबर में 0 होगा। इस y को उठा के इधर लेके गए तो y आ गया, और 6 को इससे गुना किया, 6 दाएं 7, 6 दूनी 12, मतलब 72 प्लस में 13 आ रहा है, और इसको जोड़ा तो 75 और 85 आ गया, यानी हम देख पा रहे हैं 85। यानी कि अगर कहा जाए कि 6 किलोमीटर चल रहे हैं, 6 किलोमीटर चल रहा है, तो भाई प्राइस कितना आएगा, उससे देना पड़ेगा भाई 85 रुपये किराया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 किलोमीटर चल रहा है तो 85 रुपये किराया देना पड़ेगा, और इसका आलेख कुछ इस तरह से खींचेगा।
ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आप 6 पे आओगे तब आंसर मैच करेगा, लेकिन तब तक ये बहुत ऊंचा जा चुका होगा, ठीक है, बहुत ऊंचा, जो कि जिसका हम ग्राफ बना नहीं सकते, इसलिए 6 तक हमने ग्राफ नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट समीकरण के द्वारा इसको हल कर दिया है। जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या कहा है भाई, आलेख खींचिए और आलेख से 6 किलोमीटर के टैक्सी का किराया बताइए, तो हम यहाँ पर आलेख की जगह समीकरण से बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 13, और उसमें क्या कह रहा है हमारे पास, तो भाई कह रहा है कुछ देशों में तापमान को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर क्या है, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसे फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। बट इंडिया में नॉर्मली किस चीज़ में नापा जाता है, तो भाई डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, भाई सुना भी होगा, भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो ये आपने सुना होगा। तो भाई यहाँ पर आपने देखा है भाई क्या है कि भाई इंडिया में तो नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा जाता है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। और यहाँ एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। भाई ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, ये आपस में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है सेल्सियस को एक्स एक्स और फ़ारेनहाइट को वाई एक्स को पर लेकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब इसका आलेख खींचना, मतलब ग्राफ खींचना, और वो भी कैसे, तो भाई यहाँ पर इसने कहा है सेल्सियस को एक्स और फ़ारेनहाइट को वाई, यानी मैंने लिखा है यहाँ पर वाई बराबर 9/5x और प्लस में 32। भाई ये चीज़ होगा, इसके अनुसार भाई ये जो आपको देखा, इसके अनुसार हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला काम तो हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद नीचे वाले चीज़ों पर आएंगे, ठीक है। पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं। डन, तो यहाँ की बात करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेनली जो आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो कि y बराबर 9/5x प्लस में 32 है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, हम x का कुछ मान रखना शुरू करते हैं, और उसके बाद देखते हैं भाई आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो x के मान की बात करें तो भाई क्या रखें, तो हम यहाँ पर x का मान पहले 0 रखते हैं। तो भाई मैंने जब रखा x का मान 0, x का मान 0, तब y क्या आ रहा है, तो y की बात कर रहे हैं 9/5 गुने में 0 प्लस में 32। भाई 0 को इससे गुना करेगा तो 0 ही आएगा, और आएगा क्या 32, मतलब y का मान 32 आ रहा है। यानी मैं इसको जब यहाँ पर लिखता हूँ, x का मान 0 रखा तो y 32 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कोशिश करना, देखो 32 आ गया, मतलब 32 बहुत ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया। यानी हम क्या कर सकते हैं भाई, ये 4 का मल्टीपल जा सकता है। भाई 4 का मल्टीपल 4 दूनी 8 दूनी, मतलब 4 के गुणांक में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भाई 4 के गुणांक की बात करें, और यहाँ पर ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो भाई 4 के गुणांक में मैं यहाँ पर क्या रखूँ भाई, 20 रख दूँ क्या, भाई -20 रखते हैं। भाई -20 मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। उस कंडीशन में देखो यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो भी कटता, लेकिन यहाँ पर ये आता है 41, और 4 के पहाड़ में 41 नहीं आता, मतलब ग्राफ में दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं 10 रखता तब भी वो वही कंडीशन देता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 20 रखा है तब देखो सही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ देखिए, y बराबर में 9/5 गुने में -20 और प्लस में 32। याद रखना, बाकी वैल्यूज रखोगे तब भी ठीक ही आएगा आंसर, लेकिन ग्राफ में बनाने में थोड़ी दिक्कतें आती है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे नंबर लेते हैं जो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। भाई वही मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर गया 5 चौक 20, भाई -4 आ गया, और 9 चौक 36 की बात करें -36 प्लस में 32, और ये कितना आ रहा है भाई, ये इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया माइनस का, भैया माइनस का 4 आ गया। यानी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अगर -20 रखा तो यहाँ -4 आ गया, ठीक है भाई। और क्या रखिए, अब रखने की बारी आई तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर क्या मैं रख दूँ -40। भाई क्या ये रख सकते हैं -40, तो -40 रख के देख लेते हैं। भाई मैंने जब -40 रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो भाई -40 की कंडीशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ प्लस में 32 है, और यहाँ देखा भाई 5 8 40 आ गया, ठीक है। यानी ये कितना आ रहा है भाई, यहाँ हम देख सकते हैं 9 गुने में -8 प्लस में 32 आ रहा है। अब 9 8 कितना होता है, तो 72 प्लस में 32, यानी ये भी आ गया -40। भाई ये भी हमारा -40 आ चुका है, यानी जैसे ही हमने -40 रखा और ये -40 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने एक बॉक्स तो तैयार कर दिया। इस बॉक्स के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका आलेख खींचेंगे, ठीक है। यानी मेन आपका ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपको बनाना है। ये चीज़ें आप लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चाहे रफ में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको फेयर में लिखना है और ढंग से लिखना है इसको, ठीक है। अब इसके अनुसार हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई y बराबर है 9/5 x प्लस में 32 है। भाई इसके बॉक्स की बात करें तो बॉक्स हमारे पास है, जिसमें कि हमने देखा x और y है,
और x का मान क्या रखा भाई, x का मान जैसे कि पीछे रखा हुआ है 0, तो ये 32 आया था। -20 रखा तो ये भाई आया था -4, और -40 रखा तो ये आ गया था -40। भाई ये चीज़ आ गया था। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x का मान 32 से 40 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 32 से 40 के बीच में आ रहा है, और इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो ग्राफ की बात करें तो भाई किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं भाई, एक हमने ये y खींचा, ठीक है, और यहाँ पर x भी खींचा। x की बात करते हैं, ये हमारे पास आ गया, चलो भाई ठीक है, ये x हमने खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बन पाएगी। भाई यहाँ पर ये एरो लगाया, अरे ये एरो लगाया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लिखते हैं भाई क्या, तो भाई इसमें हम करेंगे, अगर 4 के पहाड़े से लिखा जाए तो 40 तक जाना है, मतलब 10, 1 2 3 4 5 6 7 10 तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका डबल करते हैं और 8 के गैप में कर लेते हैं, तब भी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ लिखा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, और ये 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सौ 56, चलो भाई ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो ये माइनस में आएगा, -8, -16, -24, -32, -40 और -48 और -56, चलो भाई ठीक है। नीचे की बात करें तो ये कितना आएगा, भाई -8, ये आएगा कितना, -16, -24, -32 और -40। भाई ये हमने पॉइंट लिख दिए हैं, जो कि हमें पता है कि ये होता है x और ये होता है x डैश, भाई ये होता है y और ये होता है y डैश। भाई ये कंडीशन थी, डन। अब देखते हैं जो हमारे पास बॉक्स बना है उसके अनुसार हम ग्राफ बनाते हैं। तो भाई ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके का बनेगा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं x0 और y 32, यानी x पर तो चला ही नहीं, सिर्फ किस पे गया, y पर, यानी ऊपर आ गया 32, तो हमने ये लिखा, ठीक है भाई, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरे की बात करते तो x है -20 और y है -4, x है -20, 20 की बात करें तो 16 और 24 के बीच में 20 है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, और y दे रखा है -4, मतलब ये 1 और 8 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पर बिंदु आ रहा है। भाई ये बिंदु जो आ गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बिंदु हमारे पास आ चुकी है, जिसे कहेंगे -20। भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया -20 और -4, ठीक है भाई, ये पॉइंट आ गया। इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास से क्या है, तो 0 और 32 है, ठीक है भाई, 0 और 32 आ गया। थर्ड वाला क्या है, x -40 और y 40। भाई x -40 तो x पे गया -40 ये रहा, और y पे -40 मतलब नीचे गया। भाई यहाँ पर ये बिंदु आ रहा है, भाई ये बिंदु ही आ रहा है हमारे पास, जो कि कितना आ रहा है, y पे -40 और x पे -40 है, डन। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर -40 और -40, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा, इसमें इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने की बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई, ठीक है भाई, ये यहाँ तक चला गया, और उसके बाद नीचे लिखा हमने, तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये एरो लगाया, 1 मिनट, ये एरो लगता है और ये एरो लग गया। यहाँ पर हमने ये रेखा पूरी खींच दी है, जो कि इस समीकरण के अनुसार बिल्कुल खींचा गया है, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहा है, यानी बिल्कुल सही जा रहे हैं, डन। अब इस समीकरण को इसके ऊपर लिख देंगे, तो भाई लिख देते हैं इसके ऊपर, जो कि क्या है भाई, y बराबर में 9/5 x प्लस में 32। भाई ये हमने लिख दिया, जो कि समीकरण, ये समीकरण थी जिसकी रेखा है, डन। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हमने ये समीकरण पूरा, मतलब कि आलेख बिल्कुल खींच दिया है, जो कि इस क्वेश्चन में पहले कहा गया था, वो हमने कर दिया, डन। चलो ठीक है, उसके बाद इसने कहा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, इसने कहा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो भाई हमने अभी देखा कि भाई जब x का तापमान 0 था तब y कितना था, भाई इसने कहा है भाई c का मान, इसने कहा है ना यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी c का मान अगर 0 रहेगा तो f फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो भाई यहाँ पर हम देखा, जब 0 तापमान x का मान रखा तो फ़ारेनहाइट मतलब y, यानी इसको अब रखते हैं c की फॉर्म में, तब यहाँ पर ये क्या होगा, f जो होगा।
भाई सी की जगह हमने क्या रखा है, तो सी की जगह 0 रखा है, तो 0 रख के देख लेते हैं भाई कितना होगा। भाई ये अलग है क्वेश्चन, हाँ भाई हमने रखा 9/5 है और सी की जगह 0 रखा है, ठीक है, और प्लस में 32, यानी जब सी 0 था तब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है भाई। जब सी 0 डिग्री सेल्सियस था, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस था। अब उस कंडीशन में जैसे ही हमने पुट किया तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डन। तो यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन समाप्त होता है जो कि हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट की बात करें तो इसने कहा है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अब सेकंड में मैं लिखता हूँ सेल्सियस दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो ये भाई आ गया 9/5 और इसकी जगह यहाँ पर सी की जगह 30 आएगा और प्लस में 32 है, ठीक है। यहाँ पर देखा भाई 5 6 30 आ गया और 6 9 54, यानी लिखा 54 प्लस में 32 और ये कितना आ रहा है 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, डन। तो ये हमारे पास आता है कि भाई फ़ारेनहाइट का मान 86 आएगा, सॉरी 80 नहीं 86, ठीक है भाई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ओके, तो यहाँ पर से ये सेकंड भी ऑप्शन करेक्ट होता है, मतलब सेकंड का भी आंसर निकल जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा क्या रखा है कि तापमान जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब क्या होगा, यानी अब की चेंज हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट की बात करें तो जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है F बराबर में 9/5 सी प्लस में 32। क्वेश्चन में कहा हुआ है क्या कि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा है F का मान 0 है, ठीक है। तब क्या होगा, तो भाई यहाँ 0 लिखा बराबर में 9/5 है और प्लस में 32 है। इस 32 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये सी था यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे तो -32 आएगा, बराबर में 9/5 सी है। इस 5 को ऊपर लाएंगे तो -32 गुने में 5 और 9 नीचे आएगा, भाई 9 नीचे आ गया और ये आ गया सी हमारे पास, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं तो कितना होगा, 32 पंचे कितना होगा, तो भाई 32 पंचे 160 होता है, बटे में 9 आ रहा है और यही आपका डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको आप भाग करके भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया भाई, फ़ारेनहाइट को 0 रखा है तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसको उठा के 32 को इस साइड लेके गए और ये 5 नीचे से ऊपर गुना होगा और 9 नीचे भाग में होगा, डन। तो ये हमारा यही आंसर होगा, डन। तो यहाँ पर हमने देख लिया सी का मान आ गया। चलो भाई यहाँ पर हमने तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 1 मिनट। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तब क्या होगा, यानी फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या था 9/5 सी प्लस में 32 था, ठीक है। फ़ारेनहाइट दे रखा है 95, तो भाई 95 लिखा बराबर में 9/5 सी प्लस में 32 है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं चौथा पार्ट, ठीक है भाई, चौथा पार्ट कर रहे हैं। इस 32 को उठा के इधर लाएंगे तो 95 - 32 होगा, ठीक है, बराबर में कितना है, तो बराबर में 9/5 सी है, तो सी यहीं रखा और 5 को ऊपर लेके आएंगे, 5 ऊपर आ गया 9 नीचे आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है, ऐसे ही होगा हमारे पास। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। ये 9/5 है भाई, हमने इस 32 को उठा के इधर लेके आए तो ये आया, ठीक है, ये आ गया, जो बचा वही आ गया। इस 5 को उठा के इस साइड लाएंगे तो भाई 95 में से 32 गया, कितना बचेगा, तो भाई 6 3 9 आ रहा है, मतलब 63 आ रहा है, तो भाई ये 63 आ गया। नीचे वाला 5 ऊपर आएगा और ऊपर वाला 9 नीचे आएगा और यहाँ पे आ गया सी, 9 7 63, यानी सी का मान कितना आ गया 7 21 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने देखा जब 95 फ़ारेनहाइट होता है तब उस कंडीशन में 21 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई कितना आ रहा है, 6 3 9 9 7 63 7 21, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे, अगले की बात करते हैं भाई। यहाँ पर इसने कहा है पाँचवा पार्ट। पांचवें पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या रखा है, उस तापमान का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान हो, यानी जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हो। तो यहाँ पर लिखते हैं जब F बराबर C है तब इसमें इस समीकरण में लिखते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं F की जगह C लिख देते हैं। तो भाई मैंने F की जगह C लिखा तो यहाँ पर C बराबर में लिख दिया 9/5 C और प्लस में 32 कर दिया। इसको उठा के इधर लाएंगे तो C माइनस में 9/5 C बराबर में 32 आएगा। इसमें भाई एलसीएम लेंगे तो भाई 5 आएगा और ये 5 इधर गुना होगा तो ये 5C माइनस में 9C बराबर में 32 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद भाई 5 को इस साइड गुना करेंगे, 5 में से 9 गया तो कितना आएगा -4C आएगा। इस 5 को इधर गुना किया तो ये आएगा भाई 32 गुने में 5, ये आ गया। अब इस 4 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई
32 गुने में 5/4 आएगा, और ये माइनस वाला इधर चला गया तो माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 4 अट्ठे 32 आ गया, और 5 अट्ठे 40, यानी सी का मान कितना आ गया, -40 डिग्री। यानी यहाँ से पता चलता है हमें कि भाई 40 डिग्री मतलब -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। जैसा कि हम ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में मैंने देखा क्या कि भाई 40 पर भाई फ़ारेनहाइट भी -40 है और सेल्सियस भी -40 है, भाई दोनों चीज़ें। भाई आप देखते हो, अच्छा वाई को फ़ारेनहाइट मानता ना, वाई फ़ारेनहाइट -40 है और एक्स सेल्सियस, दोनों वो भी -40 है। यानी ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों के तापमान बराबर हैं। तो यानी वही चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस तापमान का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के समान होता है, और यह चीज़ आ चुका है। ठीक है कि भाई सी क्या है 45 डिग्री, और इसी कंडीशन पे एफ भी 45 नहीं -40 है, यहाँ पर ये भी होता है, और यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। डन। तो ये पांचवा पार्ट भी खत्म होता है, चौथा पार्ट भी खत्म होता है, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, फेवरेट है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए। तो भाई इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले पे देखते हैं क्या है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में क्या रखा है, एक पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये चीज़ क्या कहना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि बल लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमने पढ़ा हुआ है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। यानी फोर्स बराबर बल बराबर होता है क्या भाई, मास जो उसका द्रव्यमान होता है, और एस क्या होता है जो उसमें विस्थापन होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, या फिर एक और चीज़ होता है भाई मास इंटू एक्सलेशन। अच्छा, इसमें त्वरण की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन होता है, F = ma होता है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, फोर्स बराबर मास गुने में एक्सलेशन मतलब कि त्वरण। यहाँ पर फोर्स क्या है, बल है, ये बल है, ये क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, ये त्वरण है। तो भाई गुने में त्वरण कर दिया, भाई ये चीज़ हमारे पास होती है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसने कहा एक पिंड पर लगाया गया बल, मतलब किसी चीज़ पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती कह सकते हो या फिर समानुपाती कह सकते हो, समानुपाती होता है। ठीक है, चलो भाई इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखिए जिसमें तथा अचर जो है वो 6 है, अचर 6 है, इसमें कांस्टेंट नंबर 6 है। बल y(x) और त्वरण जो है x लेते हुए हम समीकरण का आलेख खींचेंगे। साथ ही बल ज्ञात कीजिए यदि पिंड 6 इकाई त्वरण से चल रहा है। यानी इसने ये कहा है कि अगर इसमें पिंड वो है 6 इकाई त्वरण से चल रहा है, यानी त्वरण का मान 6 है, तो उस कंडीशन में बल कितना होगा ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हल में आते हैं। तो हल की बात करें तो इसने सबसे पहले कहा था कि भाई यहाँ पर जो है कहा गया ये एक्स, बल को एक्स माना और त्वरण को वाई माना हुआ है। तो हमें मालूम है भाई वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे कि भाई बल जो होता है, ठीक है, ये बराबर होता है किसके, द्रव्यमान और गुने में त्वरण होता है। ठीक है, और ये जो द्रव्यमान होता है ये अचर संख्या होती है, और जो अचर हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये द्रव्यमान जो होता है अचर होता है, वो हमने हमें यहाँ दे रखा है। यानी इस द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो फिक्स है, यानी आप किसी वस्तु को जब धक्का दे रहे हो तो वस्तु का वेट तो फिक्स रहेगा, उसका द्रव्यमान, उसका मास जो होगा वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा भाई, किसी को धक्का दे रहे हो उसका मास थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, वो जो कांस्टेंट है वो कितना है, अचर 6 दे रखा है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बल बराबर 6 गुने में त्वरण दे रखा है। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, बल x y है, बल y है, तो इसको y माना, इसको 6 माना और त्वरण को x माना। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसने कहा है समीकरण का आलेख खींचिए, मतलब इसका आलेख खींचना है। अब आलेख के लिए इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो भाई हमने यहाँ पर इसका बॉक्स बना दिया, x और y। अब इसमें कुछ भी रखो, क्या रखोगे भाई, तो भाई x का मान 0 रखा। ठीक है, x का मान 0 रखोगे तो 0 गुने 6 कितना होता है, 0 ही होता है। तो यानी हम कह सकते हैं जब x का मान 0 रखा जाएगा तो y हो जाएगा 6 गुने में 0, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो भाई x का मान मान लो मैंने 1 रखा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई y का मान हो जाएगा हमारे पास 6 गुने में 1 होगा, जो कि 6 हो सकता है। यानी x का मान 1 रखा तो y का मान 6 हो गया। चलो भाई ये भी ठीक है। ओके, अब मैं रखूं भाई x का मान कुछ और रख दें, तो भाई x का मान अगर यहाँ पर रख दिया गया -1। ठीक है भाई, x का मान -1 रखा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, y का मान हो जाएगा 6 गुने में -1 और
-1 बच गई होगा, x की जगह -1 आएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -6। यानी अगर हम यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये -6 आएगा। भाई ये यहाँ पर हमारा बॉक्स बन चुका है इस समीकरण का। इस बॉक्स के आधार पर हम क्या करेंगे भाई, आलेख खींचेंगे, क्योंकि इसने कहा है आलेख खींचना है। ठीक है, चलो भाई आलेख खींचते हैं। अच्छा, इसको इरेज करते हैं और आलेख की बारी। तो आलेख से पहले यहाँ पर बॉक्स रखेंगे जो कि y बराबर में 6x है। ठीक है, y बराबर 6x हो गया। एक मिनट, ठीक है, y बराबर 6x है, जिसका हम यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं। और ये हमें बना हुआ है क्या, x y 0 0 -1 सॉरी 1 के साथ है, 1 6 -1 और -6 है। भाई ये चीज़ हमारे पास। अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसके अंदर ग्राफ। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हमने यहाँ पर बनाया भाई, ठीक है, ये आ गया भाई 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6, चलो भाई ये बना दिया हमने, डन। अब इसके बाद हम इसमें बनाते हैं क्या, तो यहाँ पर लिखा भाई ये एरो बनाया, इधर भी एरो और इधर भी एरो। अब इसमें हम लिखना शुरू करते हैं गिनतियाँ, जो कि हमें इस मान को लिखना है। तो इसके निर्देशांक x का और y का, जो कि हम देख सकते हैं भाई ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखें बढ़ते जाएंगे तो ये 1 आ रहा है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक है भाई, इस साइड देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ऊपर की बात करें तो ये आएगा -1, सॉरी ऊपर तो प्लस होता है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। नीचे की बात करें तो क्या आएगा भाई, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये चीज़ हमारे पास आ गई, डन। अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो जो पॉइंट दे रखे उसको रखते जाते हैं। तो भाई पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है 0 0, मतलब x भी 0 और y भी 0। और ये कहाँ होता है, तो ये इसके मूल बिंदु पर होता है, मतलब इसे कहेंगे ओरिजिन पे होता है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद है x 1 है तो y 6 है, यानी x पर 1 गए तो y 6 चला गया, मतलब ये बिंदु आ गया। ठीक है, इसको हमने लिखा भाई 1 और 6 लिख दिया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद x -1 है तो और y -6 होगा, तो x -1 लिया तो y -6, मतलब यहाँ बिंदु आ जाएगा। भाई ये बिंदु आ चुका है, डन, जिसको हमने लिख दिया भाई -1 और -6। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहा है। किसमें देखते हैं भाई, क्या तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा और इसके बाद इसमें देख रहे हैं, तो भाई बिल्कुल सही, तीनों एक ही बिंदु पर आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये एरो और ये एरो। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया भाई, ये रेखा हमने खींच दी जो कि इसके अनुसार है। तो और उसके बाद फिर हम इसी रेखा पर इस रेखा की समीकरण लिख देंगे, जो कि y बराबर में 6x है। भाई ये आ चुका है। ठीक है, तो इस समीकरण के अनुसार हमने ग्राफ यहाँ पर बना दिया, डन। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उसके बाद इसमें कहा गया है साथ ही बल ज्ञात कीजिए यदि पिंड पर 6 इकाई का त्वरण है। यानी अगर ये त्वरण यानी x का मान 6 है तब हमें बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिखेंगे क्या, जब त्वरण जो कि x है बराबर 6 है, ठीक है, तब यहाँ पर हमारा बल जो होगा, तो बल कितना होगा, तो बल या जो कि हमने y माना हुआ है, भाई बल क्या है जो कि y माना हुआ है, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुने में त्वरण कितना है 6, मतलब 6 हो जाएगा यानी 36। भाई 36 हो जाएगा बल हमारा। ठीक है, 36 इकाई बल हो जाएगी, जिसको 36 इकाई ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, 36 इकाई बल हो चुकी है, डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये पूरा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने ग्राफ यहाँ पर बना दिया, डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके का है।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है y बराबर में x प्लस में 1, पहला तो समीकरण ये दे रखा है, दूसरा x प्लस वाई बराबर में 5 दे रखा है। चलो ये भी ठीक है कि आलेख का एक ही कार्तीय तल में खींचे, मतलब ये दोनों आलेख को एक ही कार्तीय तल, मतलब एक ही हमारा कार्टेशियन प्लेन यानी एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है। ठीक है, चलो उस त्रिभुज की छायांकित कीजिए जो इन आलेख y अक्ष से बनाते हैं, मतलब ये दो रेखाएं हैं और एक y एक्सिस, इन तीनों से जो घिरा हुआ एक त्रिभुज बन रहा होगा, उस त्रिभुज को हमें बनाना है और उसको छायांकित करना है, मतलब शेडिंग करनी है उस पर। ठीक है, चलो भाई, अब कहा है तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, वो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात करते हैं, हर चीज ज्ञात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आते हैं हल पे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले y बराबर में कितना है, x प्लस में 1 है। ठीक है, इसका बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया, x और y है। ठीक है, इसके बात करें तो यहाँ पर अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान अगर हम 0 रखें तो y कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो भाई हमने देखा x का मान जब 0 रख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो भाई ये आएगा भाई 0 प्लस में 1 यानी 1 आएगा, यानी 0 रखा तो ये 1 आया। ठीक है भाई, अगर मैं x का मान रखता हूँ 1 रखूंगा तब y का मान कितना है, तो भाई 1 प्लस में 1 आएगा। भाई यहाँ पे 1 रखा, 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा, यानी अगर x का मान 1 रखा तो y 2 आएगा। ठीक है, और अगर x का मान हमने रखा -1 तब कितना आएगा, तो y के मान की बात करें तो भाई ये -1 में ये -1 है और प्लस में 1 है यानी 0 आ जाएगा, यानी अगर इसको रखा -1 तो ये 0 आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब उसके बाद चलते हैं भाई, क्या ये हमारे पास आ चुका है, अब इसके बाद हम इसी के दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरा जो उसका भी बॉक्स बनाते हैं। चलो भाई ठीक है, उसका बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस में y बराबर में 5 है और इसके बॉक्स की बात करते हैं यहाँ पे। ये आ गया x और ये गया y। यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो कितना आ रहा है, 5 माइनस में y आ रहा है, यानी y का मान कुछ भी रखते हैं। भाई क्या रखें, तो y का मान मान लो मैंने 0 रख दिया, यानी y को अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो 5 माइनस 0 आएगा जो कि 5 ही आएगा, यानी 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं y का मान कुछ और रखता हूँ, कुछ और क्या रखें, तो y का मान अगर मैं रख दूँ क्या 5 रख देता हूँ, y का मान अगर मैं 5 रख देता हूँ तब क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा भाई 5 माइनस में 5 होगा, यानी अगर मैंने y का मान 5 रखा तो x का मान 0 हो गया। ठीक है भाई, ये भी चीज़ हो गई। अब और कुछ रख दें तो भाई इनके बीच की कोई और नंबर रख देते हैं, तो अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ तो x का मान कितना होगा, तो भाई 5 माइनस 2, भाई यहाँ पर y का मान रखने 2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 3 आ गया, यानी अगर मैंने रखा y का मान 2 तो x का मान 3 हो गया, और ये 2 बॉक्सेस हमारे बन चुके हैं और इसके हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो भाई ग्राफ पे आते हैं इसके। एक मिनट, ये क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने जो बॉक्स जो 2 बनाए हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी हमारे बॉक्स हैं x और y है, और उनका समीकरण क्या है भाई, y बराबर में x प्लस 1, y बराबर में x प्लस में 1 आ गया। चलो भाई ठीक है, और इसके बॉक्सेस में आ रखा है हमारे पास 0 1 1 2, भाई 0 1 1 2 -1 और 0 ये आ गया। और दूसरा भाई क्या है, x प्लस में y बराबर में 5 है। चलो भाई ये चीज़ हमारे पास था, इसके हम यहाँ पर बॉक्स बनाए जो x और y आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं भाई 5 0 0 5 और 3 5 0 0 5 और 3 x 3 y 2। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इन दोनों को हम ग्राफ में खींचेंगे भाई। ठीक है भाई, ग्राफ में खींच देते हैं। तो ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई x का मान 5 और y का मान 5 तक चलना है, तो यहाँ पर हम खींच देते हैं। एक 2 3 4 5, चलो ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया, और यहाँ पर ये एरो बना दिया, ये एरो बना दिया और ये एरो बना दिया। अब इसमें इसकी नंबरिंग लिखते हैं, जो कि आएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर लिखा भाई -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है भाई, यहाँ पर देखा तो भाई 1 2 3 4 5 6, यहाँ की बात करें तो ये -1 -2 -3 और -4।
भाई ये चीज़ आ गया। पहले वाले के ग्राफ को बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई x0 और y1, मतलब x पे चलना ही नहीं है, y पे चलना है, तो y पे 1 आ गया। चलो भाई यहाँ पर आ गया। दूसरा क्या है, x1 है और y2 है, x1 है y2 है, मतलब ये आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया है। उसका तीसरा क्या है, तो x-1 है और y 0 है, x-1 है और y, देखो x यहाँ से यहाँ बढ़ा और y पे बढ़ा ही नहीं क्योंकि y 0 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, इसके मान हम लिख देते हैं। तो भाई क्या क्या चीज़ है, इसका मान पहले ये हमारे पास है कितना, सबसे पहले लिखा है x0 y1, मतलब ये 0 1 आया। ठीक है, इसकी बात करें तो ये है -1 और 0। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास दे रखा है x1 और y2। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको तीनों को एक रेखा में खींच देंगे, तीनों को एक रेखा में खींचेंगे तो किस तरीके से होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर चला गया। ये आ गया। ठीक है भाई, ये हमने पहली रेखा खींच दी, ये वाली, और इसी रेखा पर हम इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे जो कि हमारे पास है y बराबर में x प्लस में 1 है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको हम देखते हैं भाई कहाँ कहाँ ये वैल्यूज़ भी रखी जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x5 y0, यहाँ से देखा x पर चले गए 5, ठीक है, और y पर गए नहीं क्योंकि y तो 0 है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास x5 y0। दूसरा क्या है, x0 y5, मतलब x पर नहीं चले, सिर्फ 5 पे चले, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं भाई 0 और 5 है, और ये क्या था, ये 5 और 0 था। उसके बाद क्या कहा भाई, x3 और y2 है, तो भाई x पर गए 3 पे और y पर गए 2 पे, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये हमारे पास आ गया x3 y2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आ गए, इन तीनों को हम देख लेते हैं क्या ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर खींचा इसको, तो भाई देखा तो बिल्कुल एक ही रेखा पर आ रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने, और ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं भाई, इस पर मैंने यहाँ पर एरो भी लगा दिया क्योंकि एरो लगाना जरूरी होता है, कोई भी रेखा हम खींचते हैं उस पर एरो जरूर लगाया जाता है। उसके बाद हम साथ में इस पर इक्वेशन भी इसकी लिख देंगे, जो कि इसकी इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x + y = 5, यहाँ पर लिख दिया x + y = 5। भाई ये भी आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भाई इसमें कहा है छायांकित कीजिए जो इन आलेख और y अक्ष से बनता है, मतलब इन दोनों आलेख और y अक्ष से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन इसने कहा है ये दोनों रेखाएं और y अक्ष के बीच में चाहिए, मतलब ये एरिया बन रहा है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, ये एरिया हमारा बन रहा है। ठीक है, ये एरिया हो गया। अच्छा, इस बीच वाले को हम नीचे लिख देते हैं कि ये विजुअल रहे, दिखे हमें। ठीक है भाई, बिंदु क्या था ये, यहाँ हमने लिखा भाई क्या, ये भाई x1 और y2 है। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पर लिख दिया भाई ये शेडिंग एरिया, मतलब इस जो ये हमारे छायांकित किया है, इस छायांकित का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले एक चीज़ देखिए, ये जो क्रॉस जहाँ बिंदु कट रहा है, ये बिंदु क्या है, तो हम देख पा रहे हैं x 2 है और y पर ये 3 है, मतलब ये बिंदु जो है 2 और 3 है, x 2 है और y 3 है, ये बिंदु आपके पास है। ठीक है, चलो भाई, अब इसने कहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पे नाम लिख लेता हूँ, जो कि ये a है, ये b आ गया और ये c आ गया। ठीक है, अब ये त्रिभुज आ गया ABC, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें, तो इसमें हम आते हैं क्या, एक मिनट, हाँ जी, इसमें क्या है, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और क्षेत्रफल होता क्या है, तो हाफ होता है, गुने में आधार होता है। तो आधार की बात करें तो आधार क्या आ सकता है यहाँ पे, तो भाई इस त्रिभुज के लिए आधार ये है, और आधार में क्या है, तो भाई ये हमारे पास AC है, ये A है और ये C है, यानी आधार AC है। तो हमने लिख दिया भाई आधार हमारे पास कितना आ गया, AC, और AC की लंबाई कितनी है, तो AC की लंबाई की बात करें तो यहाँ से 1 से गिनेंगे, तो ये 1 के बाद क्या है, 1 2 3 4, मतलब 1 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 4 का, यानी हमने देखा इसका आधार तो 4 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1/2, तो ठीक है, इसके बाद आधार कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके ऊंचाई की बात करें, मतलब इसकी हाइट जो होगी वो हाइट क्या होगी, हाइट की बात करें तो ये जो बिंदु है, ये वाली चीज़ इसकी हाइट होगी, ये हाइट होगी इसकी।
ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। कितनी हाइट है तो भाई ये कितनी दूरी है, तो 1 और 2, यहाँ से 2 ही तो पॉइंट है। यहाँ पे x का मान कितना है, 2 है, मतलब ये 2 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x का मान 2 है, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो 2 है, ये 2 आ गई। अब मैंने 2 से 2 को काट दिया और यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 इकाई, ये इसका वो भी वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग इकाई होगी, वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है। डन, तो एबीसी का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो गया है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई कि भाई ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ये भी ले सकते हो, जो कि हमने इसके त्रिभुज भी याद कर लिया है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर दोनों बॉक्सेस बनाए थे। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करके मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने देख लिया कि भाई आलेख कैसे खिंचाता है, ग्राफ कैसे खिंचाते हैं, और आपको मैं बताऊं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ तो आपका पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। ग्राफ अगर पेपर में आएगा तो भाई इसको कर लो। ये सेशन आपने देखा तो मतलब 3 से 4 मार्क्स का जो ग्राफ आएगा वो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। डन, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से किसको कर सकते हो। तो यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके लिए भी साथ में बने रहना, क्योंकि वहाँ पर भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेपर में आते ही आते हैं। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है भाई, तो क्या है की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, वो भी अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी भी है, यहाँ पे ओलंपियाड भी है, और उसके बाद बहुत से सेक्शंस हैं, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट यूपीएससी, बहुत से सेक्शंस हैं। इनमें से कोई भी कोर्स आपको स्टडी करना है या फिर किसी और को स्टडी करना है जो आपके जानकार में, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस यहाँ पर इन कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और कैसे इसको देखना है तो यहाँ देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप लोगों 9वीं कक्षा पे तो 9वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और 9वीं पे क्लिक करते ही आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने। ओके, अब आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग मान लो कि गणित विषय का पूरा कोर्स देखना चाहते हो तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चैप्टर्स जो मिले हैं, चैप्टर के अंदर है क्या, तो भाई जैसे ही आप किसी भी चैप्टर को क्लिक करोगे, क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट उस चैप्टर से रिलेटेड सारी होगी। और उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर आपको मिलने वाला है सबसे पहले उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से आपको समझा रखा है। यानी अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके क्वेश्चन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज आपकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, जिसके अंदर उसके उदाहरण, उसकी प्रश्नावली, हर चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाया गया। ओके, उसके बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक वन शॉट रिवीजन करवाया गया कि एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप भी चाहते हो एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे कि पूरे चैप्टर को हम कंप्लीटली रिवाइज कर पाएँ, तो वो चीज़ बिल्कुल आपके लिए। ओके, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमने रखा हुआ है उसके अंदर MCQs की सीरीज, जो कि आप लोगों को पता है आजकल MCQs भी आने लगे, तो MCQs भी जरूरी है, तो MCQs की पूरी सीरीज है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और भी बहुत सी चीज़ें, यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका फायदा उठाइए। और फायदा कैसे उठाना है, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, जो भी वीडियो की लिस्ट खुलेगी उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते के साथ ही इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में जो मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम का जो चैनल है, इन्होंने जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो आपके जानकार में कोई भी है, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।